Hello everyone, welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. Let's begin our today's MCQ session for upcoming nursing recruitment exams. First question: severe hearing loss as described as किसी भी पर्सन में कितने डेसिबल के साउंड को ना सुन पाना सीवियर हियरिंग लॉस कहलाता है। 40 से 45 डेसिबल, 55 टू 70, 70 टू 90 या मोर देन 90 डेसिबल। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी 70 टू 90 डेसिबल्स। याद रखिएगा, हमारे ईयर्स जो हैं 20 से 20,000 हर्टेज फ्रीक्वेंसी के साउंड को सुन सकते हैं और किसी भी पर्सन के अंदर 0 से लेकर 20 डेसिबल के साउंड को सुन पाना नॉर्मली पॉसिबल होता है। हम आम बोलचाल में 0 से 20 डेसिबल साउंड का इस्तेमाल करते हैं और एक नॉर्मल पर्सन इसे इजीली सुन सकता है, समझ सकता है। लेकिन अगर कोई पर्सन इस 0 से 20 डेसिबल तक के साउंड को नहीं सुन पाए तो इसे हम नॉर्मल हियरिंग लॉस कहेंगे। अगर कोई पर्सन जिसके सामने मैं बैठकर 20 डेसिबल साउंड की आवाज़ से बात करता हूँ और वो नहीं सुन पाता तो उसमें नॉर्मल हियरिंग लॉस है। इसे सुनाने के लिए मुझे अपनी आवाज़ को थोड़ा बढ़ाना होगा, इसे 20 से 40 डेसिबल तक करना होगा, मुझे ज़ोर से बोलना पड़ेगा और मैं यदि 20 से 40 डेसिबल का साउंड निकालता हूँ तो ये नॉर्मल हियरिंग लॉस वाला पर्सन सुन सकता है, जिसे हम कहते हैं कि पर्सन थोड़ा ऊंचा सुनता है। अगर कोई पर्सन 25 से 40 डेसिबल वाले साउंड को भी ना सुन पाए तो ऐसे पर्सन को हम माइल्ड हियरिंग लॉस से सफरिंग पर्सन मानते हैं। और अगर पर्सन को 40 से 55 डेसिबल तेजी का साउंड भी ना सुनाई दे तो उसे मॉडरेट हियरिंग लॉस कैटेगरी में रखते हैं। और अगर किसी पर्सन को 70 से 90 डेसिबल का साउंड भी ना सुनाई दे तो उसे आप सीवियर हियरिंग लॉस वाला पर्सन कहते हैं। और याद रखिएगा, अगर किसी पर्सन को 90 डेसिबल से ज़्यादा साउंड भी नहीं सुनाई देता तो इसका मतलब है वो बिल्कुल ही प्रोफाउंड हियरिंग लॉस से सफरिंग है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर हमारे कानों में 85 डेसिबल तक का साउंड पड़ता है तब हम उसे इजीली बर्दाश्त कर सकते हैं। अगर साउंड की आवाज़ 85 डेसिबल से ज़्यादा है तो ये हमारे कान के पर्दों को नुकसान पहुंचा सकती हैं, हमें बहरा बना सकती हैं। तो याद रखिएगा, आप भी अपने हेडफोन डिवाइसेस का साउंड मिनिमम रखें, इसे एक लिमिट से ज़्यादा ना रखें, अदरवाइज़ ये आप में हियरिंग इम्पेयरमेंट्स कर सकता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन: Which of the following is an indication of adequate breastfeeding to a newborn? किसी बच्चे को उसकी मदर पर्याप्त मात्रा में ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है या नहीं, इसे आप किस फाइंडिंग के बिहाफ पर चेक कर सकते हैं? ऑप्शन ए, passes urine 8 to 10 times per day. ऑप्शन बी, cries frequently, restless, good sucking reflex. The right answer is option A. अगर कोई बच्चा दिन में अगर कोई न्यूबॉर्न बेबी दिन में 8 से 10 बार यूरिन पास करता है तो इसका मतलब है उसे पर्याप्त मात्रा में ब्रेस्ट फीडिंग करवाई जा रही है। ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स:
न्यूबॉर्न बेबी को जन्म के तुरंत बाद जितना जल्दी हो सके ब्रेस्ट फीड करवाना शुरू कर देना चाहिए। फर्स्ट मिल्क जो मदर में आता है येलो कलर का गाढ़ा मिल्क होता है। इसमें पर्याप्त मात्रा में एंटीजेंस होते हैं, एंटीबॉडीज होते हैं जो बच्चे की इम्यूनिटी को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक माने जाते हैं। स्पेसिफिकली अगर बोला जाए तो इसमें IgA पाया जाता है जो बच्चों को रोगों से बचाता है, डायरिया से बचाता है, इन्फेक्शन से बचाता है। बच्चा जब भी दिन में क्राई करे उसे ब्रेस्ट फीड करवाना चाहिए और एक बार ब्रेस्ट करवाते समय एक साइड के ब्रेस्ट को कंप्लीट एम्प्टी करें और फिर नेक्स्ट ब्रेस्ट को ब्रेस्ट फीड के लिए ऑफर करें। ब्रेस्ट फीडिंग को हर 2 घंटे में एक बार न्यूबॉर्न को करवाना आवश्यक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आर्टरी विच सप्लाइज ब्लड टू द हेड एंड नेक इज। हमारे हेड और नेक पार्ट को कौन सी आर्टरी ब्लड सप्लाई पहुंचाती है? कोरोनरी, कैरोटिड, मिसेंट्रिक या इंटरकोस्टल? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। हमारी जो कैरोटिड आर्टरी है यही हमारे हेड और नेक पार्ट को ब्लड सप्लाई पहुंचाती है। कोरोनरी आर्टरीज हार्ट को ब्लड सप्लाई पहुंचाने का काम करती हैं। मिसेंट्रिक आर्टरी इंटेस्टाइनल एरिया को ब्लड सप्लाई पहुंचाती हैं, जबकि इंटरकोस्टल आर्टरी इंटरकोस्टल स्पेस में मौजूद मसल्स, स्किन और पैराइटल प्लूरा वाले एरिया को ब्लड सप्लाई पहुंचाती हैं। पैराइटल प्लूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कॉजेज। विटामिन डी की कमी होने पर कौन से डिजीज हो सकते हैं? स्क्रैवी, ऑस्टियोमलेशिया, पेलेग्रा या टिटेनी? The right answer is option B, ऑस्टियोमलेशिया। हमें विटामिन डी फूड और सनलाइट के थ्रू मिलता है। विटामिन डी हमारी बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। विटामिन डी की कमी होने से बोन डेंसिटी कम हो जाती है और बोन डेंसिटी कम होने के कारण ऑस्टियोपोरोसिस जैसे डिजीज़ हो सकते हैं। विटामिन डी की यदि कमी बच्चों में होती है तो इससे होने वाला डिजीज़ रिकेट्स कहलाता है, और अगर विटामिन डी अडल्ट्स में कम हो रहा है तो ये कंडीशन ऑस्टियोमलेशिया कहलाती है और इस कमी के कारण हमारी बोन्स कमज़ोर हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द डिजीज़ कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ नियासिन। नियासिन की कमी से होने वाले डिजीज़ का नाम आपको बताना है। पेलेग्रा, रिकेट्स, स्क्रैवी, पर्नीशियस एनीमिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इट इज पेलेग्रा। लेट्स सी द रैशनल। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं और प्रीवियस एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। पेलेग्रा डिजीज़ विटामिन B3 जिसे आप नियासिन के नाम से जानते हैं उसकी कमी से होने वाला रोग है। इस पेलेग्रा डिजीज़ होने पर 4D साइंस देखने को मिलते हैं। अब ये डी कौन कौन से हैं? 4। डी से है डायरिया, डी से है डर्मेटाइटिस, डी से है डिमेंशिया और फाइनली डी से है डेथ। पर्सन को पेलेग्रा डिजीज़ होने पर डायरिया होता है, उसके बाद डर्मेटाइटिस यानी स्किन डिजीज़ होती है, फिर उसकी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, डिमेंशिया होने लगता है और प्रॉपर ट्रीटमेंट ना मिल पाने पर उसकी डेथ तक हो सकती है।
रिकेट्स के बारे में हमने बताया था, बच्चों में विटामिन डी की कमी से होने वाला डिजीज़ है। स्क्रैवी डिजीज़ विटामिन सी की कमी से होने वाला डिजीज़ है और इसे कई बार एग्ज़ाम में स्कॉर्ब्यूटस नाम से भी पूछा जा सकता है। याद रखिएगा, जो स्क्रैवी डिजीज़ है उसे हम स्कॉर्ब्यूटस डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं और एस्कॉर्बिक एसिड का विटामिन सी का दूसरा नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। जिन पेशेंट्स में विटामिन सी की कमी होती है उन्हें स्क्रैवी डिजीज़ होता है और इस डिज़ीज़ के सिम्टम्स की बात करें तो उनमें ब्लीडिंग गम्स, वीकनेस, फैटीग, ब्रूइजिंग आदि सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। परनीशियस एनीमिया विटामिन B12 की कमी से होने वाला डिजीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेस्ट दैट इज मोस्ट स्पेसिफिक फॉर मायोकार्डियल डैमेज। अगर किसी क्लाइंट को हार्ट अटैक आता है तो इस सिचुएशन को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे बढ़िया टेस्ट कौन सा है? CKMB, मायोग्लोबिन, ट्रोपोनिन आई या CK? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ट्रोपोनिन आई। ट्रोपोनिन आई टेस्ट को हम सबसे बेहतरीन टेस्ट के नाम से जानते हैं। हमारे जो हार्ट की मायोकार्डियम लेयर होती है उन मायोकार्डियल मसल्स के मायोकार्डियल टिश्यूज़ के अंदर ट्रोपोनिन आई नाम का सब्सटेंस पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। अगर किसी पर्सन में हार्ट की ये सेल्स मायोकार्डियल सेल्स डैमेज होती हैं तो इनके डैमेज के बाद ये ट्रोपोनिन आई यहाँ से निकल कर ब्लड में आ जाता है। और अगर किसी पर्सन में चेस्ट पेन की शिकायत के साथ वो हॉस्पिटल आता है तो आप उसमें ट्रोपोनिन का ब्लड में लेवल चेक करते हैं और अगर इसका लेवल ब्लड में ज़्यादा मिलता है तो इसका मतलब है कि इस पर्सन की जो हार्ट सेल्स हैं वो डैमेज हो चुकी हैं, उसमें इस्चीमिया हो चुका है और इस डैमेज के कारण ट्रोपोनिन आई ब्लड में आ गया, उसका लेवल बढ़ा हुआ है और श्योर उसे मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन या हार्ट अटैक आया है। इसके अलावा बाकी सभी भी जो टेस्ट हैं उन्हें भी आप इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इन्हें स्पेसिफिक इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि ये सभी प्रोटीन्स जो हैं वो हार्ट के अलावा बॉडी के और कई ऑर्गन्स में पाए जाते हैं। अगर ब्लड में इनका लेवल बढ़ा हुआ होता है तो ये आवश्यक नहीं कि ये हार्ट में ही डैमेज के कारण हो सकता है किसी और ऑर्गन में डैमेज के कारण बढ़ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स EPS कौन कौन से होते हैं ये आपको बताना है। डिस्टोनिया, अकाइथीशिया, पार्किंसोनिज्म या ये सभी? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, एंटीसाइकोटिक मेडिसिन्स जो कि साइकोटिक डिसऑर्डर्स जैसे कि सिजोफ्रेनिया आदि के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल की जाती हैं। इन मेडिसिन्स को लेने के बाद पेशेंट में एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोजीशन इज यूज्ड व्हाइल इंसर्टिंग नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब? किसी पेशेंट में नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब लगाते समय उसे कौन सी पोजीशन दी जाती है? सुपाइन, लो फॉवलर, हाई फॉवलर, सेमी फॉवलर? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, हाई फॉवलर्स पोजीशन। नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब को हम राइल्स ट्यूब के नाम से भी जानते हैं बिकॉज जिन पर्सन ने इसकी डिस्कवरी की थी उनका नाम है जॉन अल्फ्रेड राइल। इन्हीं के सरनेम के हिसाब से इसे राइल्स ट्यूब के नाम से भी हॉस्पिटल में काफ़ी जाना जाता है। इस ट्यूब को लगाने के लिए हम पेशेंट को हाई फॉवलर्स पोजीशन में प्लेस करते हैं, यानी सिंपली कहें तो बिल्कुल उसे 90 डिग्री का एंगल बनाकर सीधा बैठा देते हैं।
अब इस पेशेंट के लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इस ट्यूब को इंसर्ट करते हैं और ये ट्यूब पेशेंट के स्टमक में जानी चाहिए। इस ट्यूब को उन लोगों में लगाया जाता है जो कि पूरी तरह से कॉन्शियस नहीं हो या फिर ओरल रूट से फूड टैबलेट आदि को ले पाने में समर्थ नहीं हो। उन्हें फीडिंग करवाने हेतु, मेडिसिन देने हेतु इस ट्यूब को नोज से डायरेक्ट स्टमक में लगाया जाता है और डायरेक्ट फूड कंटेंट को स्टमक तक पहुंचाया जाता है। नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब बहुत ही बेसिक और इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। इसका इस्तेमाल पॉइजनिंग के केस में स्टमक को वॉश आउट करने के लिए भी किया जाता है। लवास के लिए भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर डिप्रेसिव एपिसोड आर कैरेक्टराइज्ड बाय लो मूड फॉर एटलीस्ट। किसी पर्सन में लो मूड कितने समय का हो कि हम उसे मेजर डिप्रेसिव एपिसोड कहेंगे? 2 वीक्स, 1 वीक, 8 वीक, 4 वीक। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। अगर कोई व्यक्ति लगातार 2 सप्ताह तक यानी अप्रॉक्स 14 डेज के लिए लो मूड शो करे, डिप्रेस्ड या डाउन मूड शो करे, तो ये कंडीशन मेजर डिप्रेशन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5% डेक्सट्रोज इन वाटर इज सॉल्यूशन। 5% डेक्सट्रोज इन वाटर किस प्रकार का सॉल्यूशन है? हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, कॉलॉइडल या हाइपरटोनिक? The right answer is option B, isotonic. आइसोटोनिक क्या है इसे जान लेते हैं। ऐसा कोई भी फ्लूइड या ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसके अंदर साल्ट की मात्रा हमारे बॉडी में मौजूद फ्लूइड की मात्रा के इक्वल हो, तो ये आइसोटोनिक फ्लूइड कहलाते हैं। A solution that has the same salt concentration as the cells and blood known as isotonic solutions. हाइपोटोनिक जो फ्लूइड होंगे उसमें साल्ट कॉन्सेंट्रेशन या टॉनिसिटी बॉडी फ्लूइड की तुलना में कम होगी और हाइपरटोनिक में जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बॉडी फ्लूइड की तुलना में ज़्यादा होगा। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस की यदि बात करें तो सबसे पहले आता है नॉर्मल सेलाइन सॉल्यूशन, जिसे आप 0.5% NaCl सॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद हॉस्पिटल में रिंगल लैक्टेट इस्तेमाल किया जाता है, इसे भी हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन की कैटेगरी में रखते हैं। और 5% डेक्सट्रोज इन वाटर, ये क्वेश्चन प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछा गया है, अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसे आप ज़रूर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईएस्ट ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन डिलीवर्ड विथ। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन डिलीवर करने के लिए किस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है? फेस मास्क, वेंचुरी मास्क, नेज़ल प्रॉन्ग या नेज़ल कैन्यूला? The right answer is option B. वेंचुरी मास्क से हम किसी भी पेशेंट को हाईएस्ट ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन डिलीवर कर सकते हैं। इसे आप 24 से 60% ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन डिलीवर कर सकते हैं और वेंचुरी मास्क में जो फ्लो रेट होती है वो 2 से 15 लीटर पर मिनट के बीच होती है। वेंचुरी मास्क के अंदर अलग अलग कलर के डिवाइसेस पाए जाते हैं, ब्लू, वाइट, येलो, रेड, ग्रीन। इन सभी की फ्लो रेट और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन डिलीवरी अलग अलग होती है। जैसे कि अगर आप किसी पेशेंट के अंदर ग्रीन कलर का वेंचुरी मास्क इस्तेमाल कर रहे हैं
तो इसके द्वारा आप 12 से 15 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन डिलीवर कर सकते हैं और यहाँ पर जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन होगा वो 60% तक हो सकता है, जो कि मैक्सिमम है। तो याद रखिएगा, ग्रीन कलर से मैक्सिमम ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन डिलीवर किया जाता है। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से बन रहे क्वेश्चंस की बात की जाए तो आपसे पूछा जा सकता है कि अगर किसी पर्सन में नेजल कैन्यूला लगा है तो इससे आप कितना फ्लो रेट देंगे। तो याद रखिएगा, नेजल कैन्यूला लगा हो तो उससे 1 से 4 लीटर पर मिनट तक ही आप फ्लो करें ऑक्सीजन का, इससे ज़्यादा नहीं। सिंपल मास्क के द्वारा आप 6 to 8 लीटर्स पर मिनट की रेट से ऑक्सीजन डिलीवर कर सकते हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम fluid comes less than 70 ml in a day. In this, what is nursing action? किसी पेशेंट को आपने चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज लगा रखा है और इस ड्रेनेज सिस्टम से 70 ml से कम फ्लूइड बाहर आता है, तो इसका क्या मीनिंग होगा, ये किस नर्सिंग एक्शन को किए जाने के लिए बताता है। ऑप्शन ए, इंक्रीज द प्रेशर। ऑप्शन बी, डिक्रीज द प्रेशर। ऑप्शन सी, डॉक्यूमेंट दिस फाइंडिंग दिस इज नॉर्मल। ऑप्शन डी, डिसकंटिन्यू प्रोसीजर। The right answer is option D, discontinue the pressure। अगर किसी पर्सन में लगे चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम में एक दिन में 75 ml से कम फ्लूइड निकलता है तो हम इस प्रोसेस को टर्मिनेट कर देते हैं, डिसकंटिन्यू कर देते हैं। यहाँ पर हमारा ड्रेनेज कंप्लीट हो चुका है, अब पेशेंट की बॉडी में एबनॉर्मल फ्लूइड नहीं बचा है, ये इस चीज़ को बताता है। चेस्ट ट्यूब सिस्टम एक सर्जिकल ड्रेन है जो कि इंट्राथोरेसिक स्पेस में मौजूद एबनॉर्मली एक्यूमुलेटेड ब्लड, एयर, पस, काइल आदि को निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस्ट्रोकीमियस पंपिंग टर्म इज रिलेटेड टू। गैस्ट्रोकीमियस पंपिंग टर्म किससे संबंधित है? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल से, लॉन्ग बोन फ्रैक्चर इन स्केलेटन से, इंटरनल रेस्पिरेशन से, डीप वेन थ्रोम्बोसिस से। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। गैस्ट्रोकीमियस पंपिंग इज अ पोस्ट ऑपरेटिव एक्सरसाइज टू प्रिवेंट डीवीटी। डीप वेन थ्रोम्बोसिस को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए ऑपरेशन के बाद गैस्ट्रोकीमस पंपिंग नामक एक्सरसाइज करवाई जाती है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग फेनेंटोइन थेरेपी व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन। अगर किसी पर्सन को फेनेंटोइन मेडिसिन दी जा रही है तो इसके लिए प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा? यूज़ सॉफ्ट टूथब्रश, परफॉर्म सीबीसी, परफॉर्म एलएफटी या फिर चेक ओरिएंटेशन ऑफ पेशेंट। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, यूज सॉफ्ट टूथब्रश। फेनेंटोइन मेडिसिन जो है वो एक एंटी सीजर मेडिकेशन है, यानी कि ये सीजर्स या एपिलेप्सी कंडीशन में इस्तेमाल की जाती है। कई बार इसे आप डिलेंटिन नाम से भी देखते हैं, इसका मार्केट नेम, ब्रांड नेम डिलेंटिन है। ये जो एंटी सीजर मेडिसिन है फेनेंटोइन, इसे देने पर पेशेंट के जो गम्स होते हैं, मसूड़े होते हैं, उनका साइज़ बढ़ जाता है और वहाँ से ब्लीडिंग देखने को मिलती है।
तो जो लोग भी फेनेंटोइन मेडिसिन ले रहे हैं उन्हें हम हमेशा सॉफ्ट टूथब्रश का इस्तेमाल करने के लिए कहते हैं, ताकि उनके गम्स डैमेज ना हो और वहाँ किसी प्रकार की ब्लीडिंग ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ अ साइन ऑफ डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी? डिगॉक्सिन ड्रग की टॉक्सिसिटी होने पर क्या साइन देखने को मिलेंगे? इंक्रीज हार्ट रेट, हाइपर कैलीमिया, पॉलीयूरिया, येलो हेलोस, असेस लाइट। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, येलो हेलोस असेस लाइट। अगर डिगॉक्सिन की अर्लीस्ट साइन एंड सिम्टम या साइड इफ़ेक्ट की बात की जाए तो ये है एनोरेक्सिया, यानी डिगॉक्सिन लेने पर भूख नहीं लगती। ये साइड इफ़ेक्ट पेशेंट्स में डेवलप हो जाता है। इसके अलावा पेशेंट में ये मेडिसिन हार्ट रेट को कम कर सकती है और हाइपोकैलीमिया कंडीशन डेवलप करवा सकती है। डिगॉक्सिन मार्केट में लेनॉक्सिन नाम से अवेलेबल रहती है और ये मेडिसिन हार्ट कंडीशंस के ट्रीटमेंट में बहुत पहले से इस्तेमाल की जाती है। ये बहुत ही पुरानी मेडिसिन है। इस मेडिसिन का इस्तेमाल हार्ट फेलियर, एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल फ्लूटर आदि कंडीशंस के ट्रीटमेंट में किया जाता है। डिगॉक्सिन मेडिसिन हमेशा याद रखिएगा, अगर किसी पर्सन की हार्ट रेट 60 बीट्स पर मिनट या इससे कम है तो उसे आप कभी भी ना दें, क्योंकि डिगॉक्सिन मेडिसिन हार्ट रेट को डिक्रीज करती है और कॉन्ट्रैक्शंस को पावरफुल बनाती है। हार्ट के जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं उन्हें पावरफुल बनाकर हार्ट कंडीशंस को बेहतर करती है, जबकि इसके द्वारा हार्ट रेट को कम कर दिया जाता है। हार्ट रेट को, हार्ट बीट की काउंटिंग को कम कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर वर्किंग इन emergency डिपार्टमेंट and you received a patient with urinary retention catheter complaining to you about discomfort in the bladder and urethra. As a nurse, what is your first initial action? आप हॉस्पिटल में हैं और आपको एक ऐसा पेशेंट मिला जिसमें कैथेटर लगा है और ये पेशेंट इस कैथेटर के कारण ब्लैडर और यूरिथ्रा में डिस्कम्फर्ट होना बता रहा है। इस सिचुएशन में फर्स्ट इनिशियल एक्शन एज अ नर्स आपके द्वारा क्या लिया जाएगा? नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, डॉक्टर को बताएंगे। मिल्क द ट्यूबिंग जेंटली, हम जेंटली ट्यूब में पुश करेंगे। इरिगेट द कैथेटर, कैथेटर को क्लीन करेंगे। चेक द पेटेंसी ऑफ कैथेटर, हम कैथेटर में कहीं ब्लॉकेज तो नहीं उसे चेक करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट इनिशियल एक्शन क्या होगा, ये चीज माइंड में रखते हुए आंसर दीजिएगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, असेसमेंट इज नेसेसरी बिफोर कंसल्ट विथ हेल्थ केयर प्रोवाइडर। अगर पेशेंट को कैथेटर लगा है और उसके ब्लैडर और यूरिथ्रा में डिस्कम्फर्ट हो रहा है, उसे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो हम सबसे पहले इस पेशेंट का असेसमेंट करेंगे। उसके कैथेटर में देखेंगे कि किसी प्रकार की रुकावट तो नहीं, उसके बाद हम हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करेंगे। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, you are providing care for a tuberculosis patient and patient says to you that having difficulty in hearing. Being a nurse, you understand this response related to. आप किसी टीबी पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर रहे हैं और ये पेशेंट आपसे कहता है कि उसे सुनाई नहीं दे पा रहा है ठीक से, तो इस सिचुएशन में कौन सी मेडिसिन हियरिंग लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो आपको सेलेक्ट करनी है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, पायरेजिनेमाइड, INH या इथाम्ब्यूटोल।
ऑप्शन ए स्ट्रेप्टोमाइसिन। टीबी डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए जो मेडिसिन्स मुख्य रूप से इस्तेमाल की जाती हैं उनमें से स्ट्रेप्टोमाइसिन, इथाम्ब्यूटोल, रिफैम्पसिन, आइसोनियाजेड और पायरेजिनेमाइड ड्रग से मेजर साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। अगर स्ट्रेप्टोमाइसिन मेडिसिन की बात की जाए तो इससे ऑटोटॉक्सिसिटी होती है, यानी पेशेंट को हियरिंग लॉस हो जाता है, सुनाई नहीं देता। स्ट्रेप्टोमाइसिन 8th क्रेनियल नर्व्स को डैमेज करती है। और याद रखिएगा ये ड्रग प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहती है, नहीं दी जाती है। इथाम्ब्यूटोल मेडिसिन की बात की जाए तो ये ऑक्यूलर टॉक्सिसिटी करती है, यानी कि आपकी आइज़ पर प्रभाव डालती है, आइज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। इस मेडिसिन के इफ़ेक्ट से पर्सन को ब्लड विजन हो सकता है, ब्लाइंडनेस हो सकती है। रिफैम्पसिन मेडिसिन जो कि एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती है, याद रखिएगा रिफैम्पसिन एंटी टीबी मेडिसिन रेड कलर ऑफ यूरिन के लिए रिस्पॉन्सिबल मानी जाती है। इसके बाद बात करते हैं आईएनएच। आईएनएच का मतलब है आइसोनियाजेड मेडिसिन। इस मेडिसिन को लेने से पेशेंट में मेंटल डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं, न्यूराइटिस हो सकती है। न्यूराइटिस का मतलब है पेरिफेरल न्यूरोपैथी। इसके अलावा कई बार ये मेडिसिन हेपेटाइटिस भी कॉज करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पायरेजिनेमाइड मेडिसिन की। पायरेजिनेमाइड मेडिसिन हेपेटाइटिस कर सकती है, रैशेस कॉज कर सकती है और बॉडी में यूरिक एसिड के लेवल्स को बढ़ा सकती है। ये सभी पॉइंट्स यहाँ से इम्पॉर्टेंट हैं, इन्हें आप ज़रूर रिवाइज कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स इज रेफर्ड टू एज। अगर किसी पर्सन में ग्लूकोज का निर्माण किसी नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से हो रहा है तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजेनेसिस। The right answer is option B. It is called gluconeogenesis. ग्लूकोज का निर्माण नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंसेस से होना ग्लूकोनियोजेनेसिस कहलाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो। होपफुली ये क्वेश्चंस आपको हेल्पफुल लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।